हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिन्मय ट्यूटोरियल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी सुनाया था। दैट वाज सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। हम लोग कंपनी के फीचर्स पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट फीचर हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज कॉर्पोरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कंपनी अलग है और साथ ही में उसके मेंबर्स अलग हैं। इसी के रिगार्ड में आज हम एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी डिस्कस करेंगे और उस केस स्टडी का नाम है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड। देखिए, इस कहानी में क्या था, सबसे पहले एक पर्सन थे मिस्टर ली। मिस्टर ली, ही वॉज अ क्वालिफाइड पायलट। मिस्टर ली थॉट अ प्लान, ही हैड एन आइडिया। इन्होंने एक कंपनी बनाई और जिसका नामकरण इन्होंने किया ली फार्मिंग लिमिटेड। तो ली की एयर फार्मिंग कंपनी जो थी उन्होंने इनकॉर्पोरेट करी मिस्टर ली ने, और इन्होंने इस कंपनी में एरियल टॉप ड्रेसिंग का काम किया। बेसिकली इनका आइडिया था कि हम एयर से ही जो भी फार्मिंग है उनके सीड्स हैं वो थ्रो करेंगे, जिससे फार्मिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज एक एक सीड नीचे से डालना पड़ता है, फार्मर्स को बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की ली एयर फार्मिंग के नाम से, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था एयर फार्मिंग करना। ये जो कंपनी फॉर्म की गई थी ली एयर फार्मिंग, इस कंपनी का ऑलमोस्ट सारा कंट्रोल मिस्टर ली के पास था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस कंपनी का ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर्स किसके पास थे? मिस्टर ली के पास थे। मिस्टर ली, ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। ही वॉज होल्डिंग ऑलमोस्ट ऑल शेयर्स एक्सेप्ट वन। Out of 3,000 shares, he was holding 2,909 shares in the respective company. And simultaneously, he was the chief pilot of the company. It means he had an employment agreement with the company. उन्होंने अपने आप को चीफ पायलट रखा, उन्होंने बोला मैं भी एयर फार्मिंग करूँगा और साथ ही में अदर पायलट्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करूँगा, इंस्ट्रक्ट करता रहूँगा किस तरह से फार्मिंग करनी है। तो he had an employment agreement with the company। तो मिस्टर ली का पोजीशन आप लोगों को कंपनी में समझ में आ गया होगा कि मिस्टर ली ने खुद ने एक कंपनी फॉर्म की ली एयर फार्मिंग, जिसका पर्पस था एयर फार्मिंग करना, ऊपर से स्काई से बाय वे ऑफ फ्लाइट या जो भी उनके पास एयरक्राफ्ट वगैरह थे उनके थ्रू वो जो भी सीड्स हैं वो ड्रॉप करेंगे और उसके थ्रू फार्मिंग को इजी बनाया। इस रेस्पेक्टिव कंपनी में मिस्टर ली ऑलमोस्ट सारे शेयर होल्ड कर रखे थे, साथ ही में मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे और साथ साथ में चीफ पायलट भी थे। एक दिन की बात है, वन डे जब वो एयर फार्मिंग कर रहे थे तो एन एक्सीडेंट अकर्ड एंड इन दैट एक्सीडेंट his plane was crashed and he died. Mr. Lee died in this plane crash. उनकी डेथ हो गई थी। अब उनकी इस डेथ के बाद जो उनकी वाइफ थी, उनकी विडो मिसेस ली, शी वॉज वेरी सैड। ऑफ कोर्स हस्बैंड लूज किया है तो सैड तो होगी ही। ऑब्वियसली अब हस्बैंड को तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता था, मिस्टर ली को वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन जिंदगी जीने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है एंड दैट इज़ मनी। अब जो उनकी विडो थी उन्होंने सोचा ठीक है अब कुछ नहीं कर सकती, मिस्टर ली जो गए तो गए, लेकिन एटलीस्ट उनकी एब्सेंस में मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, तो डेफिनेटली कंपनी से कॉम्पनसेशन डिमांड करने गई। आप लोगों ने वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बारे में सुना ही होगा, आप लोग को पता ही होगा कि कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ का जो इंश्योरेंस करके रखती है और उसके डेथ होने पर या कोई भी उनके साथ इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने पर उनके घर वालों को कॉम्पनसेशन दिया जाता है ना। तो इसीलिए जो मिसेस ली थी वो कंपनी के पास पहुंची और उन्होंने कंपनी से क्लेम मांगा। And what she said, she claimed compensation for death of her husband during employment. She said मेरे husband ने जो प्लेन है वो कंपनी के लिए चला रहे थे और कंपनी के लिए प्लेन चलाते चलाते प्लेन क्रैश हो गया है, तो डेफिनेटली आई एम एंटाइटल्ड फॉर द कॉम्पनसेशन, तो प्लीज पे मी द कॉम्पनसेशन। राइट,
बट कंपनी रिफ्यूज टू पे द कॉम्पनसेशन. कंपनी सेड कि नो वे, तुम्हें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. और ग्राउंड क्या दिया? कंपनी ने अपोज किया. क्या ग्राउंड दिया उन्होंने? कि ली वॉज नॉट अ वर्कर एज सेम पर्सन कुड नॉट बी एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय. दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी सेड अरे भैया मिस्टर ली जो थे वो खुद ही तो ओनर थे, खुद ही तो एम्प्लॉयर थे, वही तो सबको हायर करते थे, और मिस्टर ली अब खुद ही एम्प्लॉय कैसे हो सकते हैं? हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक ही पर्सन एम्प्लॉयर भी हो और एक ही पर्सन एम्प्लॉय भी हो? क्योंकि वो तो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वही तो ओनर थे, और 2999 शेयर्स ही वाज होल्डिंग इन द कंपनी. तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि ही कैन बी ओनर एज वेल एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? बट शी सेड नो. My husband was employee of the company as he had an employment agreement as he was the chief pilot of the company. He had an agreement, of course. और इवन आप डायरेक्टर हैं तो भी कंपनी में काम तो आप कर ही रहे हैं. तो इट मीन्स अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप चाहे उसके शेयर होल्डर भी हैं, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मामला डिस्प्यूटेड हो गया है और कोर्ट में पहुंचा. ऑफ कोर्स जब भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट में ही जाया जाता है. तो फाइनली दिस मैटर वाज रीच टू द कोर्ट, और कोर्ट में इस रेस्पेक्टिव केस में डिसीजन जो दिया गया, दैट वाज court held that Lee was a separate person from the company he formed and his widow was entitled to get the compensation. क्योंकि ली ओनर है वो अलग बात है, कंपनी अलग है, ओनर अलग है, एम्प्लॉयज अलग है, डायरेक्टर अलग है, सब अपनी अपनी सेपरेट कैपेसिटीज के अंदर हैं. क्योंकि मिस्टर ली वॉज वर्किंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ही वॉज द चीफ पायलट ऑफ द कंपनी, तो डेफिनेटली हिज विडो मिसेस ली इज एंटाइटल्ड फॉर द कॉम्पनसेशन. तो इन टू लीडिंग केस स्टडीज सॉलोमन एंड ली एयर फार्म में इन दोनों में स्टैब्लिश रूल किया गया कि कंपनी को सेपरेट मानना है और उसके मेंबर्स को, ओनर्स को सेपरेट मानना है. आई गेस ये स्टडी आप लोगों को पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी. इस चार्ट के थ्रू बहुत इंटरेस्टिंग, आपको अच्छे से पिक्चर्स देख करके समझ में आ गया होगा कि क्या स्टोरी है. वो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं. मिस्टर ली एयर पायलट थे, उन्होंने कंपनी फॉर्म की, उस कंपनी का ऑलमोस्ट सारा का सारा कंट्रोल मिस्टर ली के पास था. ही वॉज द शेयर होल्डर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल शेयर्स एक्सेप्ट वन. He was the managing director, he was the chief pilot of the company, but one day suddenly in the air crash he died, and his widow Mrs. Lee obviously demanded for a compensation for death of his husband. तो इसीलिए यहाँ पे compensation के लिए जब डिमांड किया तो कंपनी refused on the ground कि Mr. Lee is the employer, he is not an employee, so he is not entitled for the compensation, his wife cannot claim compensation. But definitely court refused एंड कोर्ट ने बोला कंपनी गलत बोल रही है और डेफिनेटली कंपनी को कॉम्पनसेशन देना ही पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट सेपरेट लीगल एंटिटी. तो दोनों केसेस आप लोगों को आई गेस समझ में आ गए होंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. कंपनी सेकंड जो फीचर है कंपनी का, दैट इज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. देखिए कॉर्पोरेट एंटिटी हमें समझ में आ गया, सेपरेट लीगल एंटिटी. अब दूसरी बात पढ़ते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन इसका मतलब, अच्छा आप लोगों ने कभी भारती एयरटेल जो कंपनी है, क्या उसको कभी कहीं देखा है? हैव यू एवर सीन भारती एयरटेल? या आपने कभी रिलायंस कंपनी को कहीं देखा है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ मैम देखा है, हमने रिलायंस कंपनी को देखा है, हमने मुकेश अंबानी को देखा है, हमने अनिल अंबानी को देखा है. तो मुकेश अंबानी कंपनी थोड़ी ना है, मैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ. देखा है कभी? हाँ देखा है, मुंबई में उसका हेड ऑफिस देखा. अरे तो भाई वो तो ऑफिस देखा है मुंबई में, क्या कंपनी को देखा है कभी? क्या आपने टाटा को देखा है? तो बहुत से हाँ मैम रतन टाटा को देखा. अरे रतन टाटा की बात नहीं करी, क्या आपने टाटा कंपनी को देखा है कभी? नो. आपने कंपनी की असेट देखी होगी, आपने कंपनी की बिल्डिंग देखी होगी, आपने उनके ओनर्स देखे होंगे, उनके डायरेक्टर्स देखे होंगे, बट कंपनी नहीं देखी. ये कंपनी इनविजिबल है, इनविजिबल, दिखाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है, हमारे जैसे घूमती फिरती नहीं है. हम लोग लंच डिनर करते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन कंपनी को आपने कभी देखा है? कहीं आप लंच करते हो, ओह रिलायंस कंपनी आई है लंच करने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट. तो डेफिनेटली कंपनी इज अ लीगल पर्सन. सिर्फ और सिर्फ आइज ऑफ लॉ में कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है. आइज ऑफ लॉ में कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है, हाँ बस.
बाकी अदरवाइज एक्चुअल में पर्सन नहीं होती है, क्योंकि कंपनी ना तो दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, ना चलती फिरती है, कुछ नहीं करती है। हमारे जैसे ब्रीथिंग करती है क्या? नो। तो कंपनी इज एन इनविजिबल पर्सन, इनविजिबल, दिखाई नहीं देता, आर्टिफिशियल है, लेकिन एज पर लॉ उसका एग्जिस्टेंस होता ही होता है ना। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। लेट्स सी, लैंग्वेज देख लेते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. It is not a human being, but it acts through human beings. It is considered as legal person who can enter into contracts. Contract कर सकती है कंपनी अपने नाम से. Possesses properties in its own name. Sue and can be sued by others. देखो सेपरेट एंटिटी है तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस तो है ही, लेकिन लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जो काम एक पर्सन कर सकता है वो सारे काम कर सकता है, बट हाँ क्योंकि दिखाई नहीं देता तो इट इज इनविजिबल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन. इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन सिंस इट इज इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ. इट इज कैपेबल ऑफ एंजॉइंग राइट्स एंड बीइंग सब्जेक्ट टू ड्यूटीज. तो यहाँ पे एक केस दे रखा है इन्होंने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस कादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स. तो इसमें बहुत सिंपल सी बात बोली थी कि वेदर कंपनी इज एंटाइटल्ड टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन अंडर सीपीसी. इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर पर्सन. इसका मतलब होता है जैसे जब भी आप सिविल मैटर्स फाइल करते हैं, जब भी सिविल मैटर्स फाइल किए जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ कोर्ट फी जमा करानी होती है. बेसिकली जब भी आप कोई सिविल केस फाइल करते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है, कोर्ट फी फाइल करनी पड़ती, जमा करानी पड़ती है कोर्ट के अंदर से. फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए मेरा कोई पैसा खा गया और मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, या मान लीजिए मेरा टेनेंट मुझे रेंट पे नहीं कर रहा है, तो ऐसा कोई भी मनी रिकवरी से रिलेटेड कोई भी सू है तो दिस इज नॉट सिविल केस. अब सिविल केस मान लो मैं किसी को बोलती हूँ कि मैंने एक पर्सन को 1 लाख रुपए दिए थे और 1 लाख रुपए लौटा नहीं रहा है मेरे, है ना. तो अब वहाँ पे मुझे कोर्ट के पास कोर्ट फी जमा करानी पड़ती है. अब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास कोर्ट फी जमा कराने के पैसे नहीं हैं तो क्या मैं केस फाइल नहीं करूँ? फिर मतलब मेरा पैसा जो खा गया वो खा गया, मेरे को रिटर्न नहीं मिलेगा. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन है सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर कि आप एज एन इंडिजेंट पर्सन, मतलब एज अ पुअर पर्सन आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो. तो यहाँ पे जो एक पर्सन है, पर्सन, क्या उसमें कंपनी को भी पर्सन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वेदर कंपनी इज अ पर्सन और नॉट? तो आंसर है यस, कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो डेफिनेटली सीपीसी में जो इंडिजेंट पर्सन है वहां पे कंपनी भी फॉल करेगी. तो लेट्स सी व्हाट वाज गिवन इन द केस. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड पर्सन मेंशन इन सीपीसी in regard to indigent person included any company as association or body of individual whether incorporated or not. तो इस पर्सन में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इंक्लूड किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी भी क्या मानी जाएगी, पर्सन मानी जाएगी. The court observed that the word person had to be given its meaning in the context in which it was used. And being a benevolent provision, it was to be given an extended meaning. Thus, a company may also file a suit as an indigent person. तो अगर कंपनी को किसी से मनी रिकवरी करना है और कंपनी के पास केस फाइल करने के पैसे नहीं है, जो कोर्ट फी जमा कराने के पैसे नहीं है, तो कंपनी भी यहाँ पे इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और अपना केस फाइल कर सकती है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट पॉइंट नंबर 2, दैट इज ऑफ व्हाट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. हम लोगों ने ना 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए कंपनी की. नंबर 1 सेपरेट लीगल एंटिटी. 2 केस स्टडी पढ़ी उसमें हमने, कौन कौन सी थी, सोलोमन एंड ली फार्मिंग. सेकेंडली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो पर्सन तो है कंपनी, लेकिन कौन सा वाला, आर्टिफिशियल, क्योंकि इनविजिबल है, इनटेंजिबल है. तो सीपीसी में भी जो पर्सन है उसमें कंपनीज फॉल करती ही है. फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ें फटाफट से, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए आज हम कंपनी का 3rd कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, एंड दैट इज व्हाट
कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट हैज नेशनैलिटी। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, आपको इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से एक बात बता देती हूँ। सिटीजन सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन सिटीजन नहीं हो सकता। नहीं तो पता क्या होगा, आज मैं ना 1000 कंपनियां इनकॉर्पोरेट करा दूंगी और सबको वोटिंग पावर मिल जाएगा। फिर अगर मुझे जो भी पॉलिटिकल पार्टी को जिताना होगा उन सबके वोट कास्ट करवा दूंगी, बहुत भयंकर लफड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी को आप सिटीजनशिप के राइट नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। देखो, कंपनी पर्सन है, कंपनी पर्सन है, बिल्कुल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी सिटीजन्स नहीं हो सकते। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही सिटीजन्स होंगे। बट स्टिल कंपनी की नेशनैलिटी होती है ना, जैसे इंडियन कंपनी, ऐसा बोलते हैं ना, इंडियन है, फॉरेन है ना। तो यहाँ पे कंपनी की नेशनैलिटी तो होगी ऑफ कोर्स ही बात है, लेकिन कंपनी का सिटीजनशिप नहीं होता है। और इसका मतलब पता है एक चीज, जब कंपनी सिटीजन नहीं है ना तो कंपनी को फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिलते हैं। कंपनी को फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। आर्टिकल्स में आपने सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, अगर आपने सुना होगा कभी, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू होल्ड अदरवाइज कोई प्रॉपर्टी वगैरह, या कोई भी इस तरह के फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं जो किसी भी सिटीजन को मिलते हैं। तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स किसी कंपनी को भी मिलेंगे? और क्या वो राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो क्या कंपनी केस फाइल कर सकती है? तो उसी के रिगार्ड में हम यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे आज। और ये क्या बोलता है, देखो, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट हैज नेशनैलिटी, बट हैज नेशनैलिटी। अच्छा, एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, देन बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो लेट्स सी, देखो सुनो। कंपनी इवन इट इज लीगल पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ सिटीजन। अरे लीगल तो है लेकिन सिटीजन नहीं है। एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, citizenship is available only to a natural person, only to a natural person। आर्टिफिशियल पर्सन को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। Certain fundamental rights are available to a company also only कंडीशन आ गई, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को फंडामेंटल राइट देने तो दिए जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब ये क्या बात है, अभी हम केस स्टडी में समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट स्टिल कंपनी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ सिटीजन बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, दो इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू जुडिशियल डिसीजंस दैट अ कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन येट इट हैज नेशनैलिटी। तो वही बात बार बार रिपीट इसने किया है, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट जो है वो सिर्फ नेचुरल पर्सन को ही सिटीजनशिप देता है, आर्टिफिशियल पर्सन को कोई सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ठीक बात? तो आगे देखें हम लोग केस स्टडी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो केस है, इस केस के फैक्ट्स पे जाने से पहले उस टाइम के हालात हमें समझने पड़ेंगे कि आखिरकार इस केस का बैकग्राउंड क्या था। आखिरकार क्या हुआ था कि आरसी कूपर को यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस फाइल करने की जरूरत पड़ गई थी। तो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द बैकग्राउंड, व्हाट वाज द हिस्ट्री अबाउट दिस केस। इट वॉज अ लीडिंग केस, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केस हुआ था, एकदम न्यूज़पेपर्स में धड़ल्ले से आरसी कूपर का नाम पॉपुलर हो गया था। तो क्या था आखिरकार ये, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल 1969 की बात है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तब की बात है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि वो क्या करेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का प्लान कर रहे थे। कितने बैंक्स? 14 कमर्शियल बैंक्स के नेशनलाइजेशन का प्लानिंग चल रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कि हम जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज्ड करेंगे
नेशनलाइज का मतलब समझते हैं आप लोग कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेके आएंगे। अभी ये सब इंडिपेंडेंटली अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम इनको रेगुलराइज करना है, तो रेगुलराइज करने के लिए इनको नेशनलाइज किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया जा रहा है। तो 1969 में गवर्नमेंट प्लान्ड टू नेशनलाइज हाउ मेनी बैंक्स? 14 कमर्शियल बैंक्स। हाउ मेनी? 14 कमर्शियल बैंक। कौन से वाले बैंक को कवर किया इसमें? जिनका मिनिमम डिपॉजिट कितना है? 50 करोड़ का था। जिन बैंक्स का मिनिमम डिपॉजिट 50 करोड़ का था, वो क्राइटेरिया था, और उस क्राइटेरिया में इंडिया के 14 बैंक्स फॉल कर रहे थे। 14 बैंक्स वर फॉलिंग इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी, है ना। 1969 की बात है। 50 करोड़ जिनका मिनिमम डिपॉजिट था। अच्छा, अब ये क्यों किया जाता है? एक्चुअल में क्या पर्पस होता है नेशनलाइजेशन का? नेशनलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। देखो, नेशनलाइजेशन जब भी कोई गवर्नमेंट करती है, उसके पीछे रीजन होता है। जैसे हर बैंक अपने अपने तरीके से, अपने अपने रूल्स के हिसाब से काम कर रहा है ना। तो सिस्टमैटिक बैंकिंग नहीं था। सिस्टमैटिक बैंकिंग नहीं था तो कोई किसी को भी लोन दे रहा है, किसी से भी पैसा डिपॉजिट कर रहा है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका चल रहा है ना। कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी, तो कुछ भी किए जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे एन नंबर ऑफ बैंक्स जो हैं वो इंसॉल्वेंट हुए जा रहे थे, और इंसॉल्वेंसी की वजह से एट द एंड नुकसान किसको होगा? इन्वेस्टर्स को। आज अगर मैं अपने खून पसीने की कमाई बैंक में जमा कराऊं और वो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए, तो बाप रे बाप, मेरी तो जान ही निकल जाएगी यार। मेरी खून पसीने की कमाई थी, इतनी मेहनत करके पैसा कमाकर मैंने बैंक में जमा कराया। देखो, जो उल्टे पुल्टे धंधे करते हैं वो तो वैसे बैंक में जमा नहीं कराते हैं ना। जिनकी ब्लैक मनी होती है वो तो वैसे घर में तिजोरियों में जमा कर करके रखते हैं। मैं ईमानदार इंसान हूँ, मैंने खून पसीने से पैसा कमाया, जॉब करती हूँ, सैलरी आई है, या जो भी मेरी हार्डकोर इनकम है, बैंक में जमा करे और बैंक इंसॉल्वेंट हो जाए और मेरा पैसा डूब जाए, मैं तो गई काम से। तो इन्वेस्टर्स, पब्लिक के पैसे को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा अल्टीमेट पर्पस था। सेकेंडली, अच्छा मान लो, ये मान लेते हैं एक बार कि बैंक इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मनमाने ढंग से लोन सैंक्शन करेंगे, मनमाने ढंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मनमाने ढंग से डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देंगे, तो वो कौन रेगुलराइज करेगा? आज गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे लोन दें, लेकिन वो लोग तो कभी भी नहीं लोन देंगे। उनको पता है एग्रीकल्चर तो हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा स्पेकुलेटिव है कि कभी भी अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो वहाँ पे इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए नेशनलाइजेशन करना ज़रूरी था। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, बैंकिंग को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन, इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके लिए नेशनलाइजेशन किया गया। ये तो होता है जो प्राइमा फेसी दिखाने वाली बात होती है कि हाँ ये रीजंस हैं, लेकिन अंदर पॉलिटिकल रीजंस तो बहुत सारे होते ही हैं। तो यहाँ पे भी पॉलिटिकल रीजन डेफिनेटली था, और वो पॉलिटिकल रीजन था उस टाइम की, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी। एक्चुअल में एजेंडा ये था कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उस टाइम पे बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने से खुश नहीं थे। तो कांग्रेस में एक बहुत सारा डिससैटिस्फैक्शन उस टाइम पे था, एकदम कंट्रोल्ड नहीं थी कांग्रेस इंदिरा गांधी से। तो वहाँ पे इंदिरा गांधी को अपने आप को प्रूव करना था, उनको ये बताना था कि यस आई एम दैट कैंडिडेट, मैं ही वो पर्सन हूँ जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो इसके चलते उन्होंने नेशनलाइजेशन जैसी स्कीम को लॉन्च किया, और प्राइमा फेसी शो यही किया गया कि बैंक बैंकरप्ट हो रहे हैं और ये वो फलाना ढिमकाना करके इतनी बड़ी पॉलिसी लॉन्च कर दी, ताकि लोग जो हैं मजबूरन उनके गुणगान करेंगे। ऑब्वियसली ऐसी पॉलिसी आप लेके आओगे तो डेफिनेटली लोग आपके बारे में बात करेंगे, यार क्या मस्त लेडी है, नेशनलाइजेशन लेके आ गई, ये वो, है ना, होता ही है सब। तो अब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी नेशनलाइजेशन जो लेके आए थे, उसके पीछे उनका पॉलिटिकल रीजन था, ताकि कांग्रेस पे होलसेल कंट्रोल खुद बना सके, और साथ ही में लोगों को बता सके यस आई एम दैट प्राइम मिनिस्टर हु कैन डू एनीथिंग। ठीक है भाई, एजेंडा क्लियर हो चुका था। इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मेरी बात सुनते नहीं हैं, अभी मेरे फेवर में नहीं है। पार्लियामेंट में मुद्दा गया तो क्या पता एक्ट पास होगा कि नहीं होगा। एक काम करती हूँ, एक्ट पास होने से बच जाते हैं और ऑर्डिनेंस ले आते हैं। क्या ले आते हैं? ऑर्डिनेंस ले आते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए मैम, ऑर्डिनेंस और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है।
Yes, of course, we must understand the fact कि what is act and what is ordinance. देखो भाई, एक्ट वो होता है जब दोनों हाउसेस, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की मीटिंग्स ऑन होती है, वहां पे दोनों हाउसेस से परमिशन आ जाती है एंड देन प्रेसिडेंट के पास जाता है मामला, और कंसेंट के बाद वो जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो हाउसेस की छुट्टियां चल रही है, अभी हाउसेस है नहीं, अभी रिज्यूम नहीं हो रहे हैं, और उस टाइम पे गवर्नमेंट को लगता है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको लगता है कि अभी अर्जेंटली हमें कोई प्रोविजन लेके आना पड़ेगा, तो वहां पे वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसेंट दिलवा करके उस इमीडिएट इफेक्ट से एक बार एप्लीकेबल कराया जा सकता है, ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने सोचा कि यार अभी ना बेस्ट टाइम है, अभी पार्लियामेंट के हाउसेस लग नहीं रहे हैं, अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो जब तक वो रिज्यूम हो उससे पहले पहले ऑर्डिनेंस पास करा देती हूँ। तो व्हाट शी डिड, 19 जुलाई 1969 को उन्होंने वीवी गिरी जी, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, वीवी गिरी, मिस्टर वीवी गिरी, हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, 19 जुलाई, और इनमें भी मजेदार बात है 20 जुलाई उनका लास्ट डेट था, उसके बाद से न्यू प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पे पोजीशन ले लिए थे, और उनके थ्रू उन्होंने ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate कर दिया, और उस ऑर्डिनेंस का जो नाम था दैट वाज द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969। आपको पता है 19 जुलाई 1969 को ये ऑर्डिनेंस का कंसेंट लिया गया था मिस्टर वीवी गिरी से, और 21 जुलाई को पार्लियामेंट रिज्यूम हो रहा था। तो मैडम ने 2 दिन का वेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि अगर पार्लियामेंट में जाएगा मामला तो मुद्दे फंस जाएंगे और पता नहीं एक्ट पास होगा कि नहीं होगा, तो ऑर्डिनेंस लेके आ गई, और 21 जुलाई को तो सेशन ही स्टार्ट हो गया। मॉनसून सेशन जो था पार्लियामेंट का वो स्टार्ट होना था, लेकिन उन्होंने 19 जुलाई 1969 को ही ये बैंकिंग एक्विजिशन का ऑर्डिनेंस पास करा दिया। आई गेस हिस्ट्री आप लोग को समझ में आ गई है कि क्या था यहाँ पे। नेशनलाइजेशन का जो पर्पस था, प्राइमा फेसिली बड़ा फैक्टर तो ये था ही था कि हम बैंक्स को रेगुलेट करना चाहते हैं, उनके फंक्शंस ऑपरेशंस को हम ठीक करना चाहते हैं, ताकि पूरे इंडिया में कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो है वो वर्किंग हो सके बैंकिंग की, और लोगों में बैंकिंग हैबिट्स डेवलप की जा सके। दैट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, और एजेंडा जो इंदिरा गांधी जी के थे वो तो अलग थे ही थे। ये जो सब कुछ हुआ उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो हर्ट हुए। उनमें से मिस्टर आर.सी. कूपर, जिसका हम केस पढ़ रहे हैं, ही वॉज द वन, उन्होंने केस फाइल किया। हु वॉज ही? He was the director of Central Bank of India, और simultaneously he was a shareholder of Bank of Baroda. He was a shareholder of Bank of Baroda, और साथ ही में he was the director of Central Bank of India. What he did? He filed a case. He filed a case against Union of India in the Supreme Court of India. इन्होंने writ petition file कर दी fundamental rights के protection के लिए. What he did? He filed a case for the protection of fundamental rights before the Supreme Court of India. अच्छा, अब यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए केस फाइल किया गया था, वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस रेज किए गए थे? What were the questions which were raised before the Supreme Court in this respective ordinance? अब वो क्या क्या केसेस थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे, एक बार वो देखते हैं फटाफट से कि किन किन बातों को लेकर के यहाँ पे डिस्प्यूट अरोज हुआ था। नंबर 1, पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है, क्या ये ऑर्डिनेंस जस्टिफाइड है भी कि नहीं है? क्या ये वैलिड था? क्या सेशन के 2 दिन पहले, जब पार्लियामेंट ऑलरेडी बिगिन होने वाला था, इसे जस्ट 2 दिन पहले, पार्लियामेंट होने से 2 दिन पहले प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस पास कराना, क्या ये मैनिपुलेटिव एक्टिविटी था? क्या ये जस्टिफाइड था? इतनी कौन सी आफत आ गई थी कि 2 दिन वेट नहीं कर सकते थे? ऐसा क्या था, है ना? सेकेंडली, नंबर 2, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(f)
आर्टिकल 19(1)(f जो पहले चला करता था, उसके बाद तो गवर्नमेंट ने हटा ही दिया है इसको। तो 19(1)(f जिसमें आपको गारंटी दी जाती है जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको प्रॉपर्टी होल्ड करने का, विच गारंटीज इंडियन सिटीजन्स राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसमें गारंटी होती है। लेकिन अब आपके पास इस तरह का कोई राइट है नहीं, वो अमेंड हो चुका है आर्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे ये राइट था। थर्डली, वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 31 दैट इज राइट ऑफ प्रॉपर्टी। देखो ये आर्टिकल अभी भी है राइट ऑफ प्रॉपर्टी का। आज मान लीजिए मैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदती हूँ तो वो प्रॉपर्टी मेरी है ना, दैट इज ऑफ माई प्रॉपर्टी। अब अगर मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो मेरे को प्रॉपर कंसिडरेशन देगा, ओके ये बात जस्टिफाइड है। अब गवर्नमेंट भी अगर मुझसे एक्वायर करेगी तो मुझे प्रॉपर कंसिडरेशन देगी कि नहीं देगी? हाँ देगी। यहाँ पे जो केस था आरसी कूपर वाला, यहाँ पे जो नेशनलाइजेशन की स्कीम थी वहाँ पे स्टेट, यहाँ पे क्या इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम कंसिडरेशन 10 साल बाद देंगे, कंसिडरेशन 10 साल बाद देंगे। यार ये कौन सी बात हुई? शेयर मेरे आज खरीद रहे हो, जैसे आरसी कूपर ही वॉज द शेयर होल्डर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। अब जब नेशनलाइजेशन किया इसका मतलब सारे शेयर होल्डर्स के शेयर किसके पास गए? गवर्नमेंट के पास गए। ये सारे के सारे शेयर्स किसने खरीद लिए? यूनियन ऑफ इंडिया ने। अब खरीद लिया, यार तुम परचेज कर रहे हो, इफ यू आर बाइंग दिस शेयर तो यू विल हैव टू पे द कंसिडरेशन ना, या बिना कंसिडरेशन के ही काम चला लोगे? अब गवर्नमेंट बोलती है हाँ कंसिडरेशन पे करेंगे लेकिन 10 साल बाद। नहीं, ये क्या बात है? 10 साल बाद कंसिडरेशन दोगे? ऐसे कैसे? हद हो गई है। तो असेट भी 10 साल बाद ले लेना। तो आरसी कूपर ने बोला जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये क्वेश्चन रेज कर दिया कि आपने असेट जब आज लिए, मेरा आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे परमिशन ग्रांट करता है प्रॉपर्टी के राइट का, और आप मुझे कंसिडरेशन दे ही नहीं रहे हो। 10 साल बाद किसने देगी यार? मैं जिंदा हूँ नहीं हूँ, मेरी असेट तो तुमने आज से ले ली है। बात समझ में आ रही? पॉइंट टू बी नोटेड, एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट था। देन राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन। ये राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे कैसे आ गया? यस कैसे आ गया? आरसी कूपर ने बोला यार एक बात बताओ, तुम्हें नेशनलाइजेशन करना था, तुम सरकार हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुमने सारे बैंक्स को नेशनलाइज क्यों नहीं किया? वाई ओनली 14? बताओ, इतने सारे बैंक है इंडिया में, अगर तुम्हें बैंकिंग सेक्टर रेगुलेट ही करना था, मान लिया रेगुलेट करना था, भाई तो सबके साथ इक्वल बिहेवियर करो ना। भाई तुमने 14 बैंक नेशनलाइज कर दिए, बाकी के 70 बैंक है उनको नेशनलाइज नहीं कर रहे हो, तो क्या इससे बैंकिंग रेगुलेट हो जाएगा? तुम इतने महान हो तो क्यों नहीं सारे बैंक को नेशनलाइज कर देते? भेदभाव है ना भैया। 14 ही बैंक क्यों तुमने पकड़ लिए? ये तो वही बात हो गई, एक क्लास है, क्लास में सारे बच्चे शैतानी कर रहे हैं और तुमने सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों को जो हमेशा शैतानी करते हैं उनको पकड़ लिया, उनको पनिश कर दिया। एक गलत बात है एकदम। इक्वालिटी नहीं है ये। पनिशमेंट मिलेगा तो पूरी क्लास को मिलेगा, ऐसा ही होता है ना। कभी बचपन में याद नहीं है भैया, अगर पूरी क्लास ने शैतानी की है तो पूरी की पूरी क्लास सस्पेंडेड, या फिर पूरी की पूरी क्लास हैंड्स अप करके घूम रही है पूरे स्कूल के अंदर, राउंड लगा रही है, होता है ऐसे स्कूल्स के अंदर। तो इट मीन्स तुमने अगर नेशनलाइजेशन करना था, तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी भैया हम रेगुलेट करेंगे, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो जो बाकी के बैंक है क्या वो फ्रॉड नहीं करेंगे इन्वेस्टर्स के साथ? तो आपने आर्टिकल 14 के बारे में तो सोचा ही नहीं, इक्वालिटी के बारे में सोचा ही नहीं। गलत बात है, एकदम गलत बात है। तो ये जो क्वेश्चंस रेज किए गए थे आरसी कूपर ने सुप्रीम कोर्ट में, भयंकर केसेस थे, भयंकर थे। इतने सीरियस एलिगेशंस लग गए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में एलिगेशन लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुप थोड़ा रहने वाली थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ब्लास्ट आया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ओए आरसी कूपर सुन बात ध्यान से, ये जो तू इतना हल्ला मचा रहा है ना फंडामेंटल फंडामेंटल गा करके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स किसको मिलते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते हैं सिटीजन्स को। किसको मिलते हैं? सिटीजन्स को। और कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ सिटीजन। तो हमने बैंकिंग कंपनीज को एक्वायर किया था, बैंकिंग कंपनीज के असेट को एक्वायर किया था, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जवाब आया, उनके एडवोकेट ने ऐसा जवाब दिया। ऑन दीज क्वेश्चंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड बैंकिंग कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट हैज नो फंडामेंटल राइट। बात तो सही है, बॉडी कॉर्पोरेट
पर्सन तो है, सिटीजन नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं, अब क्या करें? व्हाट वाज ऑर्डर्ड या जजमेंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस? तो सुनो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। देखो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन के 1 बाय 1 आंसर दिए। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, आपको पता है 11 जजेस की बेंच थी। यहाँ पे क्या बोला कि पहली कंडीशन वायलेशन नहीं है, यहाँ पे ऑर्डिनेंस वैलिड है। ऑर्डिनेंस क्यों वैलिड है? जब भी पार्लियामेंट का सेशन नहीं होगा और गवर्नमेंट को लगता है, रूलिंग गवर्नमेंट को, कि हमें कुछ रूल्स बनाने हैं, कोई प्रोविजन बनाने हैं, तो वो ला सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। तो अब देखो 2 दिन बाद अगर सेशन था नहीं था, उससे हम कुछ नहीं कर सकते, ये पावर है गवर्नमेंट के पास, वो ऐसा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, आर्टिकल 19(1) का वायलेशन डेफिनेटली किया है, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉपर्टी का राइट था सिटीजन्स को और आपने प्रॉपर्टी उनसे जबरदस्ती छीन ली थी, तो डेफिनेटली देयर वाज अ वायलेशन। देन आपने उनकी प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन इमीडिएटली पे नहीं किया है, तो अगेन देयर इज अ वायलेशन। आपने इक्वल बिहेवियर नहीं किया, आपने सिर्फ 14 बैंकों को ही नेशनलाइज किया, बाकी के बैंक्स को नेशनलाइज नहीं किया, तो आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया। उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। बट यूनियन ऑफ इंडिया ने जो इतनी बड़ी बात बोल दी कि राइट सिटीजन्स के हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया वो समझो। नाउ सुप्रीम कोर्ट सेड ऑल्दो कंपनी डज नॉट हैव फंडामेंटल राइट्स, यस ऑफ कोर्स हम मानते हैं कंपनी फंडामेंटल राइट्स रख ही नहीं सकती क्योंकि कंपनी सिटीजन नहीं है। बट एक और बात ध्यान रख लेना, एक और बात ध्यान रख लेना, बट इफ द थिंग्स दैट इज हैपनिंग विद द कंपनी directly affect the directors or shareholders, directly affect the directors or shareholders of the company, then it is violation of fundamental rights and petition can be filed। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कूपर की जो रिट पिटिशन थी उसको एक्सेप्ट किया और बोला देखो भाई आरसी कूपर ही हिमसेल्फ इज अ शेयर होल्डर, ये कोई कंपनी के लिए पेटिशन नहीं है, ये खुद के लिए पेटिशन है, क्योंकि अगर कंपनी को कंसिडरेशन नहीं मिला, देखो इम्प्लाइड सी बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर आपने कंसिडरेशन नहीं दिया तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने शेयर होल्डर को कंसिडरेशन नहीं दे पाएगी। तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को शेयर्स का कंसिडरेशन नहीं मिला तो आरसी कूपर को भी यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं मिल पाएगा। और आरसी कूपर तो सिटीजन है ना, तो आरसी कूपर जो सिटीजन है, जो शेयर होल्डर है, उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी होगा। तो डायरेक्टली स्ट्रेट अवे कंपनी को तो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से उसके शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स के फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो हमें कंपनी को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा और पेटिशन यहाँ पे एक्सेप्ट की जा सकेगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि आरसी कूपर की जो पिटीशन है वो एब्सोल्युटली वैलिड पिटीशन है। तो यूनियन ऑफ इंडिया को झाड़ लगाई कि बोले क्या क्या काम करते हो, ये ऐसे कैसे नाटक लगा रखे हैं। तो उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया ने अब देखो आपने नेशनलाइज तो कर दिया है, तो डी नेशनलाइज तो वापस होएगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पे उसके बाद ऑर्डिनेंस में कई सारे करेक्शंस, तो करेक्शंस के लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए। कैसे चेंजेस आपको पता है, ये जो आर्टिकल था 19(1)(f ये ही हटा दिया गया, आर्टिकल 19(1)(f ही हटा दिया गया। बोले ठीक है तुम्हें इससे प्रॉब्लम थी ना 19(1)(f तो हटा ही दो इसको। और साथ ही में जो कॉम्पनसेशन वगैरह की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने हायर कॉम्पनसेशन पे करने के लिए बोल दिया। बोले अब ठीक है, अब जो हो गया वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे जो इक्वालिटी वगैरह की बात होगी वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अब यहाँ पे हायर कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस लीडिंग केस में हमें ये बात समझ में आई कि कंपनी सिटीजन नहीं है, कंपनी को इन जनरल फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन स्टिल अगर उसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के राइट्स के प्रोटेक्शन की जब भी बात आएगी तो कंपनी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा ही जाएगा। आई गेस ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया है। हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज अब तक पढ़ ली है। एक बार मैं फटाफट से रिकैप कराती हूँ जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने कंपनी का पहला फीचर पढ़ा था दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें हमने 2 केस स्टडीज पढ़ी थी। दूसरा हमने पढ़ा था दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल पर्सन,
एंड थर्डली जो हम अभी पढ़ रहे हैं आज, एंड दैट इज व्हाट कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट हैज नेशनैलिटी, जिसमें हमने आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस अभी समझा है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।